Dear students, welcome back. Yes, this time for my second SEM NEP undergraduate students. थैंक यू ऑल स्टूडेंट जिन्होंने मुझे मेल भेजा, मैसेज भेजे कि सर कल ही 28 मई को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीपीए मतलब पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन DSC 4 की पेपर है। प्लीज 3 इयर्स का पेपर एनालिसिस कीजिए जैसा आप पिछले सालों करते रहे। मैंने ये टाइम स्क्वीज करके आज मैं कर रहा हूँ जिसे आपको 24 घंटे के आसपास मिल जाए। सॉरी कि मैं देर से ला रहा हूँ, बट थैंक यू जिन्होंने मुझे याद दिलाया। इसमें हम लोग लेटेस्ट जो 3 पेपर है उसके थ्रू समझिए पूरी तरीके से। ये कंप्लीट वीडियो है जिसमें सिलेबस को चर्चा करेंगे। 3 इयर्स के थ्रू मुझे पक्का 100% विश्वास है कि यही क्वेश्चन जो 3 ईयर में देख रहे हो आपको भी पूछे जाएंगे घुमा फिरा के। तो एक तरीके से इसको यदि आप 4-5 बार देख लो बढ़ा बढ़ा के स्पीड, तो आपको कल एग्जाम लिखने में बहुत आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। 3 इयर्स पेपर एनालिसिस 2025, 24, 23, एनालाइज एक्सप्लेनेशन प्रोस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन DSC 4 सेमेस्टर 2 NEP। मुझे ये बताया गया है, मैं यहाँ घोषणा करना चाहता हूँ कि सेकंड सेम के लिए जो है पॉल साइंस हेल्प की गाइड्स अवेलेबल है एनईपी की, जो कि कुछ ही ऐसे सेमेस्टर जिसका कि 100% गाइड तीनों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी अवेलेबल है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स भी। लेकिन मुझे बताया गया कि ये जो साइट है जिसकी लिंक भी मैं दूंगा, इस पे पेमेंट में दिक्कत आ रही है। कुछ लोगों ने मुझे कहा है यदि आपको पेमेंट में दिक्कत आती है तो आपको गाइड मिल सकता है। आप इमीडिएट जो है मेल करो paulsciencehelp@gmail.com पे और एग्जैक्टली बताओ कि ये गाइड आपको चाहिए। फिर आगे आपको बताया जाएगा कैसे आप गाइड लोगे। कुछ ही मिनटों में आपको गाइड मिल जाएगा। एक दिन में भी पढ़ के आप अपनी चांसेस को काफी बढ़ा सकते हो। ये है न्यू सिलेबस। इसमें 4 थीम है। बहुत छोटा सिलेबस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन है। यहाँ पे वो थोड़ा पीछे ले जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से समझने की कोशिश करनी है कि इंडियन जो पर्सपेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो कैसा दिखता है यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को लें। ये मैंने कोशिश की है एक वीडियो के थ्रू बताने की और अपनी गाइड में भी, तो दोनों जगह से आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है एक जो थ्योरेटिकल जर्नी रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो शुरुआत ही हुई थी एक आर्टिकल वुड्रो विल्सन के स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में, और फिर जो है वो एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट बनता है जिसको कि थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। शुरुआत से ही 1980 सेंचुरी के शुरू से, जहां पे कि टेलर ने 1910-11 में, फिर वेबर ने 1920s के आसपास में, फिर गुलिक, उर्विक, फायोल, और इन लोगों ने मुनी, रिले एंड मेनी मेनी अदर थिंकर्स जो हैं उस बीच में आते हैं, जिन्होंने कि LD वाइट आते हैं, विलियम बाय आते हैं, और बहुत सारे थिंकर उस समय में एक जैसे न्यूटन्स लॉ होता है उस टाइप से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिवर्सल थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, जो सभी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, चाहे वो डेवलप कंट्री में हो, डेवलपिंग कंट्री में हो, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो सही साबित हो। ये एक जर्नी रही है। बाद में जो है इसमें लॉजिकल पॉजिटिविज्म आ जाता है, इंपेरिसिज्म आ जाता है, साइंटिफिसिज्म आ जाता है हर्बर्ट साइमन के साथ में, और फिर नकार दिया जाता है इन क्लासिकल थ्योरीज को, और बाद में बहुत और तरह के थ्योरी आते हैं, जैसे कि फ्रेडरिक्स की जो है इकोलॉजिकल थ्योरी आती है, एंड फिर पीटर ड्रकर की बहुत सारे जो मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरी आती है। बीच में जो है वो एक फेज ये भी आता है जहां लिंक होता है इन मॉडर्न और क्लासिकल थ्योरी के बीच में, जहां पे कि एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आती है, मैरी पार्कर फोलेट की जो है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी आती है, चेस्टर बर्नार्ड की थ्योरी आती है। तो ये सब आपको जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़नी है और थ्योरेटिकल जर्नी में भी पढ़नी है। ये जो मैं अभी कहानी आपको बयान कर रहा था, और ये भी मैंने दोनों ही चीजें अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, और गाइड में भी। थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं का मिला जुला रूप है। थ्योराइजिंग मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी बिल्डिंग की क्या एक्सरसाइज रही है। इसमें दो तरह की चीजें कि थ्योराइज करने का मायने क्या होता है। थ्योरी का मायने ये होता है कि आप एक ऐसा रिसर्च करके प्रोपोजिशन लिखते हैं किसी लैंग्वेज में जो कि समय काल सीमा से परे जो है सत्य होता है। मतलब यही थ्योरी है। थ्योरी का एक तरह का यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, उसकी वैलिडिटी होती है हर परिवेश में, हर समय में। दैट इज थ्योरी, जो एक ज्ञान का संचित जो है एक स्वरूप है, थ्योरी कह सकते हैं। तो कैसे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थ्योराइज किया गया, अभी जो मैं आपको बता रहा था, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी से लेके और
डिसीजन मेकिंग थ्योरी से लेके, इकोलॉजिकल थ्योरी से लेके, और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, एंड देन मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जितनी भी थ्योरी आप सोच सकते हैं वो सब जो है एक थ्योराइज करने की चेष्टा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रही है, जिससे कि एक साइंस के तौर पे इसको पढ़ा जा सके। तो ये जो है फर्स्ट थीम है। दूसरा थीम है, जितने भी मेन स्ट्रीम या ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है सब इसमें डाल दिया गया। टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वेबर की रैशनल लीगल रैशनल बेसिस पे जो ब्यूरोक्रेसी है या आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, और हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग या रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, और फ्रेडरिक की इकोलॉजिकल थ्योरी या इकोलॉजिकल अप्रोच है। ये सारे थ्योरी जो एक मेन जो यहाँ पे थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये विस्तृत स्वरूप है। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर एक अलग है, क्योंकि इसमें से भी कुछ प्रिंसिपल आते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी है, और फयोल के भी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी यहाँ आ सकते हैं, गुलिक उर्विक के जो पोस्ट कॉर्ब है वो यहाँ आ सकते हैं। थर्ड जो थीम है वो है कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक सर्विस आती है। और दूसरा जो है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें नहीं है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से शुरू की जाती है, जो कि सेकेंड न्यूनोबल कॉन्फ्रेंस से आई, जो न्यू लिबरल वर्ल्ड जो आया पोस्ट कोल्ड वॉर में, वहां पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आती है। और उसके बाद जो है 21st सेंचुरी के शुरुआत में न्यू पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट आता है, और बाद में वो गुड गवर्नेंस में बदल जाता है। यहाँ पे जो है जो कंटेम्प्रेरी जो पर्सपेक्टिव है गवर्नमेंट या गवर्नेंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, लाइक गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, कोलैबोरेटिव या नेटवर्क गवर्नेंस का, डिजिटल गवर्नेंस का, एक जिसको आप समझ सकते हैं कि डिसेंटर्ड एंड डी स्टेट से हट करके जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में जो फर्क है वो यहाँ पे आता है। गवर्नेंस मतलब कि कैसे कोई समाज अपने को सुव्यवस्थित करता है, कैसे चलाता है, कैसे रिसोर्स का बंटवारा करता है, इसको हम गवर्नेंस कहते हैं। वो स्टाइल क्या है। और गवर्नेंस का मायने ये नहीं होता है कि केवल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस करती है। पीपल, सिविल सोसाइटी, एनजीओज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मार्केट, सब मिल के जो है वो गवर्नेंस करते हैं। दैट इज ए कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। नेटवर्क गवर्नेंस का मतलब ये है कि गवर्नेंस जो है अब साइलोज में नहीं है, अलग अलग बटे हुए नहीं है। सभी जो गवर्नेंस के जो अलग अलग जो कंपोनेंट हैं वो सब नेटवर्क्ड हो गए हैं, इवन डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल तक। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जेंडर पर्सपेक्टिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी था। उसमें बेसिक बात यही है कि ये जो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइक एनी अदर डिसिप्लिन, ये मेल डोमिनेटेड दिखता है। मेल के पर्सपेक्टिव से सारी इसमें थ्योरीज बनती हैं। तो जब फेमिनिस्ट इसको एक तरह से पोस्टमार्टम करती हैं तो वो पाती हैं कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अधूरा है, क्योंकि इसमें जेंडर बायस है। तो जेंडर्ड यदि सेंसिटिविटी लाई जाए, यदि सभी जेंडर, नॉट ओनली फीमेल जो कि मेजर एक्सक्लूडेड जेंडर है, अदर जो जेंडर भी जो है, थर्ड जेंडर एंड अदर मेनी मेनी अदर काइंड ऑफ जेंडर्स, सभी को न्याय यदि मिलता है, सभी को इंक्लूजन मिलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो जो है इंक्लूसिव होता है, वो बेहतर होता है। खास करके यदि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को लाया जाए तो इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और गाइड में भी इसको शामिल किया हुआ है। अब आइए, इससे पहले कि हम लोग चारों थीम के क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट मिनट टिप्स जो मैं ये दे सकता हूं कि इसमें 4 थीम है, 10 क्वेश्चन आएंगे, इस 5 क्वेश्चन जवाब देने हैं। इसका मतलब कि आप देखिए कि लास्ट थीम जो है जेंडर पर्सपेक्टिव, उससे तो एक ही क्वेश्चन आता है। इसका मतलब कि आपको 3 थीम से जो है करीब 8 क्वेश्चन है। इसका मतलब कि एक एक थीम से 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आप चाहें तो कुछ थीम को छोड़ सकते हैं, आप 2 थीम पढ़ के भी 5 क्वेश्चन जवाब दे सकते हैं। आप यहाँ पे 6 से 7 बार मैं कह रहा हूँ पॉल साइंस हेल्प की जो वीडियो लेक्चर है इन सभी थीम पे, ऑलमोस्ट ऑल थीम्स कवर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट नेम से, उसको आप देखिए 6 से 7 बार मिनिमम। एंड देन जो है आप रिवाइज कीजिए पॉल साइंस हेल्प के एग्जाम गाइड से, जो कि न्यू थीम पे बेस्ड है। मैं इसको बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये न्यू थीम पे बेस्ड है। आपको 100% थीम कवर्ड है इसकी। यहाँ पे ये लिंक दी गई है, ये PDF वर्जन में आपकी सुविधा के लिए अवेलेबल है इस साइट पे।
और इसकी जो क्लिकेबल लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में भी होगी। इसको 7 to 8 टाइम्स मैं कहता हूँ। कई बार आपको पहली बार सुनने में मजाक लगेगा, लेकिन यदि आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपको पता है कि ये जरूरी है। और आप भी जब टीचर बनोगे तो अपने स्टूडेंट को यही कहोगे कि 7 to 8 टाइम। कई बार मैं अब 10 से 11 बार भी कहता हूँ, क्योंकि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, वही वही बात है। मतलब आप बार बार जब अभ्यास करते हैं तो ही जो है आपके माइंड में ईच्ड हो जाता है। और इस ये अध्ययन का एक बहुत अच्छा तरीका है। यदि आपको एग्जाम देनी है पेन पेपर, तो ऑफ कोर्स मेमोरी बेस्ड एग्जाम ये होती है, तो आपको मेमोराइज करने के लिए ये जरूरी है। और फाइनली मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड आंसर लिखिए और आप एक अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख सकते हैं। इसको मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपको मान लीजिए कि ये पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसके इर्द गिर्द लिख सकते हो। ये सोशल साइंस में आपको एक बेनिफिट है, एडवांटेज है। इसको अप्रॉक्सीमेट आंसर कहते हैं। ये भी उतना ही अच्छा माना जाता है जितना कि एकदम पिन पॉइंटेड आंसर। कोई पिन पॉइंटेड आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कीजिए, स्टैंडर्ड फ्रेज यूज कीजिए, स्टैंडर्ड टर्म यूज कीजिए जो किताबी होता है। आप अपनी बना के मत लिखिए। ये दो बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नंबर आएगा। आइए अब एक एक करके थीम वाइज एनालाइज करते हैं पास्ट 3 इयर्स के पेपर। फॉर्चुनेटली हम लोग के पास में है तीनों साल एनईपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर। अन्य यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो 2025, 24, 23 और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे पेपर एनईपी के हैं। तो आपको ये एक पहला सेमेस्टर, अदरवाइज इवन फोर्थ सेमेस्टर में भी 2 ही साल का पेपर आया है। तो आपको एक पूरा आइडिया मिल जाता है कि एनईपी सिलेबस के अनुसार कैसे क्वेश्चन पास्ट 3 इयर्स में पूछ रहे। लेट अस बिगिन। फर्स्ट जो थीम है 4 थीम में से, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। यहाँ पे गौर कीजिए, चूंकि 10 क्वेश्चन हो रहे हैं और थीम केवल 4 है, तो हर थीम से मल्टीपल क्वेश्चन है एक्सेप्ट जेंडर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से एक ही क्वेश्चन दिखता है या एक नोट। बाकी 3 में आप देखोगे तो 3 3 या 2 या 3 या इवन 4 क्वेश्चन तक आपको दिखाई पड़ेंगे। सो मल्टीपल क्वेश्चन एक ही थीम से आते हैं। इसमें फायदा यह है कि यदि एक थीम को आपने अच्छे से कर लिया तो आप 3 क्वेश्चन तक का जवाब दे सकते हो। फर्स्ट जो है टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, इनफैक्ट बाद के 2 टॉपिक ज्यादा आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसका कारण यह है कि इन्होंने एनईपी सिलेबस में थोड़ा एंशियंट इंडिया, खास करके चाणक्य का या कौटिल्य के अर्थशास्त्र का क्या रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको उभारने की कोशिश की है। उस पे मटेरियल उतनी अच्छी आपको नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी काफी मटेरियल है। मेरी जो वीडियो है अर्थशास्त्र पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें भी काफी कुछ ये कवर्ड है। इसके अलावा मैंने इस पूरे थीम पे 100% वीडियो बनाया हुआ। आई होप कि आपने उसको सर्च कर लिया होगा। उसकी डायरेक्ट लिंक मैं दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में भी, कि आप पूरी तरीके से उसको देख पाए एग्जामिनेशन के लिए। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं 3 साल का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। आपको मैंने सिलेबस विस्तार में एक्सप्लेन किया है, उसी का फर्स्ट थीम है ये। 2025 एनईपी में क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंशियंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू कौटिल्य अर्थशास्त्र। देखिए ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा हुआ, मैं हमेशा कहता हूं घुमे हुए क्वेश्चन सीधा करो। इसका सिंपली मतलब यह है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन में। जो आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, क्या उसमें वो हमारी जड़ जो है वो अर्थशास्त्र में छिपी हुई? यस। अब देखिए इसमें आप कई चीजें लिख सकते हैं। पहले तो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो उन्होंने थ्योरी दी थी स्टेट की, सप्तांग थ्योरी, उसमें आप देखोगे कि स्वामी सब कुछ करता है इसलिए क्योंकि वो ये 7 जो एलिमेंट है स्टेट को, उसको ट्यून कर सके। उसमें से देखोगे अमात्य है। अमात्य जो है वो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जो मंत्री है वो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। और उसके नीचे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने जिक्र किया है, नगर अध्यक्ष से लेके कोषाध्यक्ष, और जो जुडिशियरी की, स्पाई का हेड, वेट्स एंड मेजर का हेड। इनफैक्ट इस अर्थशास्त्र में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना ज्यादा लिखा गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आता है, कि उसको देख के लगता है कि पूरी इलॉबरेट थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थशास्त्र में दी गई है। उन्होंने इसमें यह भी बताया है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को 34 डिपार्टमेंट में बांटना उचित होगा। 34 डिपार्टमेंट, गौर करो। और उसके सभी डिपार्टमेंट के हेड का उन्होंने नाम दिया है, जो कि एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पर्पस है ये भी वो बताते हैं। योगक्षेमा मतलब ये है वेलफेयर स्टेट, जो कि इसका मतलब क्या है योगक्षेमा का? वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को योगक्षेमा स्वामी के साथ मिलकर करना है, स्वामी को हेल्प करना है। स्वामी मतलब राजा। योगक्षेमा मतलब कि जो अर्थ है, जो जो जमीन का टुकड़ा है, जो भी
धन है उसको अर्जित करना प्रजा के सुख के लिए, ये योग है। और उसको सुरक्षित रखना भी योग है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी योग है, सही ढंग से, फेयर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो जॉन रॉल कहते हैं। तो ये है। और क्षेमा मतलब रक्षा, पालन, वहन करना, मतलब हम आपकी जनता की रक्षा करना, उनका वेलफेयर का ध्यान रखना। तो योग क्षेमा जो शब्द है वो वेलफेयर स्टेट को दर्शाता है। और जो जो कौटिल्य ने जो एडमिनिस्ट्रेशन की परिकल्पना की है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो एक वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, वेलफेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं, 2-3 बार सुन के ना इसको लिख भी दोगे इस तरह से, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, 34 डिपार्टमेंट। इसके अलावा उन्होंने जो है करप्शन पे भी बहुत इलॉबरेट जो है चर्चा की है। उन्होंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन वैसे ही स्वतः है, सहज है, जैसे पानी में जो मछली है वो कितना पानी पी गई उसका हिसाब नहीं है, उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कहाँ बेईमानी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए उन्होंने इलॉबरेट जो है चेक एंड बैलेंस सिस्टम की भी जो है बात की है, कि कैसे विजिलेंस रखा जा सकता है, कैसे अधिकारियों को करप्शन से बचाया जा सकता है। इसके अलावा स्पाई नेटवर्क भी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, और उसकी भी बहुत इलॉबरेट चर्चा है। यहाँ पे ध्यान दो कि उन्होंने जो है आर्मी या दंड को जो है वन ऑफ द सप्तांग का एलिमेंट माना था। तो समझो, और आर्मी क्या है, मतलब आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा दुर्ग एंड फोर्ट जो है, दुर्ग या फोर्ट, उसकी रक्षा करना भी आर्मी का काम है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आता है। और कोष जो है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में विस्तृत जो है चर्चा है। टैक्सेशन कैसे लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। बहुत फेमसली वो कहते हैं कि राजा को टैक्स ऐसे लगाना चाहिए जैसे कि भौरा जो है फूल में से पराग चुनता है। इतना नहीं चूस लो कि जनता जो है वो विद्रोह कर दे, और इतना कम भी मत छोड़ो कि राज का कोष जो है भरा ना रहे। तो इस टाइप की, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, और किस किस तरह चीजों पे टैक्स लग सकती है, उसका उपयोग कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें उन्होंने इलाबरेट किया है। तो आप इसको कहीं से भी और पढ़ लो, मेरे वीडियो से तो पढ़ ही सकते हो, और इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंशियंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू कौटिल्य or discuss the Saptanga theory of state propounded by Kautilya and Assas with suitable example, explain how it is relevant to the discipline of public administration। ये दोनों को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ध्यान रखना है, इसलिए मैं बार बार सप्तंगा का भी, और ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, मतलब ये बस ऐसे घुमा हुआ आपको सीधा करना है कि अर्थशास्त्र का क्या रोल है इंडिया के इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कैसे जो है इतने साल पहले, 2000 साल से भी ज्यादा पहले, वेबर, टेलर और गुलीक, उर्विक और फयोल के पहले, हमारे एक थिंकर ने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी विशद विवेचना की है, जो आजकल मॉडर्न समय में पढ़ाया जाता है डिफरेंट जगह पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप वेस्टर्न पे चले जाओ। अब यहाँ आसान है लिखना, इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, इसको देख लेना, जिसमें कि कहानी शुरू होती है 1887 से। वुड्रो विल्सन की जो आर्टिकल होती है, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां से शुरू होती है। फिर उसके बाद एक निकोलस हेनरी ने जो 4 एरा दिया है ना, उसको डिस्क्राइब कर देना। शुरू में जो है एक तरह का एक्सप्लोरेटरी फेज होता है, कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है। जब वुड्रो विल्सन कहते हैं इनका काम पॉलिटिक्स नहीं है, पब्लिक पॉलिसी नहीं है। पब्लिक पॉलिसी बनाना पॉलिटिकल लीडर्स का काम है, और उसको न्यूट्रल वे में, प्रोफेशनल वे में, एक तरह से आप इफिशिएंट वे में, मतलब एक स्पेशलाइज्ड बॉडी के रूप में उसको इम्प्लीमेंट करना, एक्सपर्ट के रूप में, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इस थॉट को कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट है, इसको पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी कहा गया। बाद में डाइकोटमी टूट जाती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी पॉलिटिकल एक्टिविटी माना जाता है, और पब्लिक पॉलिसी भी जो है वो मेन स्टे हो जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। शुरू में ये सब डाइकोटमी चली, और ये सब चलता रहा, आप समझो 1900 के फर्स्ट डिकेड में। लेकिन उसके बाद से जो है एक गोल्डन एरा आता है, इसको प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें टेलर आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट लेके, वेबर आते हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी लेकर के, फायोल आते हैं 14 पॉइंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट की थ्योरी लेकर के, रिवॉल्यूशन आ जाता है। और फिर उसका गुलिक एंड उर्विक आते हैं, पोस्ट कॉर्ब, याद है आपको, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे थिंकर्स जो हैं, इन्होंने एकदम एक साइंटिफिक वे में, जैसे न्यूटन्स लॉ होता है, वैसे ही लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया, जो प्राइवेट, पब्लिक, डेवलपिंग, डेवलप्ड हर कंट्री में यूज हो सकता है। ये जो एरा है, इसको गोल्डन एरा को प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली एरा कहते हैं। लेकिन जल्द ही जो है हर्बर्ट साइमन और शिकागो स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस
जिसके मेन प्रणेता थे चार्ल्स मरियम, और उनके शिष्य थे हर्बर्ट साइमन है। शिष्य तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनसे इन्फ्लुएंस थे, और शिष्य तो हैरोल्ड लासवेल थे एंड मेनी अदर्स। उन लोगों ने जो है ये कहा कि नहीं, ये साइंस नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बनाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें वैल्यूज आ जाते हैं, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन बिहेवियर। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वैल्यू और फैक्ट को सेपरेट किया जाए, एकदम बिल्कुल साइंटिफिक वे में थ्योरी बनाई जाए। और यहाँ हर्बर्ट साइमन की रैशनल चॉइस थ्योरी आती है, फ्रेडरिक्स की इकोलॉजिकल अप्रोच आती है, आलमंड का जो है कई कई टाइप के जो थ्योरी उन्होंने दिए थे डेवलपमेंट के, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर एंड ऑल, ये सारी जो है उससे चैलेंज होता है। खास करके हर्बर्ट साइमन ने जो है कह दिया कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिस पे इतना हम गुमान करते थे 1910 20 30s में, वो सब जो है प्रोवर्ब है, मिथ है, वो कुछ नहीं है, कोई साइंटिफिक नहीं है। ये एक एरा ऑफ चैलेंज आता है। उसके बाद से 1950 60s में इसको प्रॉब्लम आती है आइडेंटिटी की, कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, या क्या पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में होगा कॉलेज में, कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा। झूलता रहता था, कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, कहीं पे मैनेजमेंट में। ये जो है आइडेंटिटी क्राइसिस एरा है, जो 70 तक चली, और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पांव पे खड़ा होता है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनती है, और ये पब्लिक पॉलिसी को भी अंगीकार कर लेता है। यही वो समय है जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा होता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। तो ये सारे जो हैं इनको आप लिख सकते हो। इनफैक्ट इवोल्यूशन में आप आगे भी बढ़ सकते हो, कि कैसे 1980s में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गिव वे टू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो कि आगे में है, थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। और कैसे वो न्यू पब्लिक सर्विस कॉन्सेप्ट से टकराता है, और फिर कैसे गुड गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस में इवॉल्व करती है 21st सेंचुरी में। ये सारी चीजों को आपको लिखना है यहाँ पे। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड ऑल। इस पे पूरी मेरी वीडियो है जो इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप ये समझो, उसके बगैर राज काज नहीं चल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट जो है उसका विजिबल आर्म, सन आर्म जो है वो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट को जो चलाते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वही है, हाथ पांव है, जो सरकार को चलाते हैं, सरकारी तंत्र, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके जो फंक्शनरी हैं। तो आप समझो कि बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट नहीं है, और बिना गवर्नमेंट जो है स्टेट नहीं है। ये इससे बड़ी महत्ता और क्या हो सकती है। हमारे लाइफ के जितनी जो टच पॉइंट है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे हमारी ट्रेवल हो, सब में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा छाया हुआ है। वही रूल रेगुलेशन उसको मैनेज करते हैं। अभी देखो एग्जामिनेशन, नीट की एग्जामिनेशन, थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ाता है तो कैसे लोगों में बेचैनी फैलती है। हेल्थ में कोई स्कैम होता है, हॉस्पिटल में होती है, ऑक्सीजन की सिलेंडर नहीं मिलती है, ऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार उसके लिए होता है। एवरीवेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार। इवन ऑपरेशन सिंधु लड़ रहे हैं हमारे आर्मी, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। चाहे वो पब्लिक रिलेशन हो, फॉरेन अफेयर हो, लोगों को बताना हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, ऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे दुनिया और कॉम्प्लेक्स होते जा रही है, नेटवर्क होते जा रही है, ग्लोबलाइज हो रही है, वैसे वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बढ़ता जा रहा है, और उसकी महत्ता भी बढ़ती जा रही है। अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी साइंटिफिक हो गया है। अभी जो है कैसे लोगों के हेल्थ को सुधारा जाए, मान लो ऑर्गेनिक की खेती होनी चाहिए या नहीं, कॉम्प्लेक्स जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है उसको कैसे टैकल किया जाए, इवन पानी कैसे लाया जाए आर्टिफिशियल बादल सीड करके, जो क्लाउड सीडिंग, इस तरह के साइंटिफिक चीजों पे जो है आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है का दायरा बढ़ चुका है ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, कि दुनिया में क्या हो रहा है इसमें भी, और उससे इंडिया कैसे इफेक्टेड होगा। अभी जो यहाँ पे आपको हरमुज बंद होने से जो इंडिया में परेशानी हुई, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह लगा हुआ है, कैसे इसको जो है हम कंबाट करें, कैसे रोके, क्या इसके अल्टरनेट उपाय। सो इट्स इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ती जा रही है। देन आप 2024, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2025 में 3 क्वेश्चन है। एक जो है कौटिल्या से पूछा गया है, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है, और तीसरा भी एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। 2024 में यदि आप देखो तो ये क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो साप्तांगा थ्योरी ऑफ स्टेट प्रोपाउंडेड बाय कौटिल्या और उसका क्या
रिलेवेंट है रिलेवेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये बिल्कुल यही क्वेश्चन है, घुमा हुआ दोनों एक है, इसको छोड़ दो। मैंने डिस्कस कर दिया। डिस्कस द वेरियस स्टेजेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है। एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस वेरियस स्टेजेज ऑफ पब्लिक इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो आप देख सकते हो कि 25 और 24 में दो क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पूछे हैं, केवल उसका लैंग्वेज थोड़ा अलग है। देन यहाँ पे नोट्स पूछते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये डाइकोटमी लाने वाले जो है वो ड्रो विल्सन थे। उन्होंने अपने आर्टिकल स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये कह दिया कि एक विभाजन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिक्स के दायरे में नहीं घुसना है। पॉलिटिक्स जो है पब्लिक पॉलिसी बनाना एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। एडमिनिस्ट्रेशन को उसको न्यूट्रल, इफिशिएंट, प्रोफेशनल मैनर में एक एक्सपर्ट बॉडी की तरह केवल इंप्लीमेंट करना है। इसका मतलब पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, ना कि उसको बनाना। पॉलिटिक्स की जिम्मेदारी है कि पीपल के विल को देखते हुए, आइडियोलॉजी के बेसिस पे, वैल्यूज के बेसिस पे पब्लिक पॉलिसी बनाए। इस डाइकोटमी को और स्ट्रेंथन किया फ्रैंक जे गुडनॉ ने। उन्होंने बुक लिखी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में, और उसमें उन्होंने इस डायकोटमी को और ज्यादा प्रमोट किया। बाद में ये डायकोटमी चलती रही, लेकिन 1970s तक आते आते जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो ये डायकोटमी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। और अभी तो देखिए कि पब्लिक पॉलिसी हैज बिकम द मेन स्टे ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल केवल पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल लीडर को हेल्प भी करना है पब्लिक पॉलिसी बनाने में। तो इसी पे आपको लिखना है ये कि कैसे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी की शुरुआत हुई, कैसे इससे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को परेशानी हुई, कैसे उसको उससे जूझा, और कैसे इस डायकोटमी को तोड़ दिया गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और कैसे आज पब्लिक पॉलिसी बनाने में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रोल है। इनफैक्ट 1970s के बाद कहा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस जो है पब्लिक पॉलिसी है। 2023 जो कि एनईपी का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन कौटिल्याज कंट्रीब्यूशन टू द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन, एंशियंट रूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कौटिल्या का शास्त्र में सप्तंगा, और ये तीनों ब्रीफली एक्सप्लेन कौटिल्याज कंट्रीब्यूशन टू द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल एक ही है। आपको इसको तीनों में एक ही आंसर रहेगा, थोड़ा बहुत केवल क्वेश्चन से पैराफ्राज लेकर के हाँ इन्होंने इवोल्यूशन में हेल्प किया, मतलब हमारी रूट्स वहां पे जाती है। डिस्कस मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो मेजर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो एरा के बारे में बात है जहां प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आती है, जहां टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा आप लिख सकते हो, दीज आर द प्रिंसिपल। देन वो कैसे चैलेंज होता है एल्टन मायो के ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से, वो भी प्रिंसिपल हैं। फाइवोल ने कैसे 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया, दोज बिकम प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गुलिक उर्विक ने जो पोस्ट क्रॉप दिया, इन सबको आप जिक्र कर सकते हो। मेजर प्रिंसिपल्स आपको क्या लिख देने हैं, थोड़ा थोड़ा लिखना है। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़े आज भी है। इसके बावजूद भी कि हर्बर्ट साइमन और नए जमाने के जो थिंकर थे, जिसको शिकागो स्कूल के थिंकर्स कहते हैं, उन्होंने उसको नकारा, लेकिन आज भी यदि एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो फयोल के 14 पॉइंट प्रिंसिपल है या पोस्ट कॉर्ब है, उसको यूज करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, उसको जिक्र करते हैं, उसको पढ़ाई जाती है। और उसमें जो बातें लिखे, लाइक पोस्ट कॉर्ब में जो लिखा गया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बजटिंग, रिपोर्ट, वो एकदम यूनिवर्सल है, आपको वो करना ही पड़ेगा। इसी तरह 14 पॉइंट प्रिंसिपल में जो बातें लिखी गई है, या फायोल की जो 5 प्रिंसिपल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग एंड ऑल, वो 5 जो प्रिंसिपल है, ये सब इतने यूनिवर्सल हैं कि वो हर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को ये जानना पड़ता है और करना पड़ता है। इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है। ऑफ कोर्स वो अलग तरह से बताया गया था उस समय में, साइंटिफिक वे में, भले ही वो साइंटिफिक ना हो, जगह जगह पे ह्यूमन वैल्यू से बदलता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटर उसको यूज करते हैं वो वेरिएबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी इन प्रिंसिपल्स का, आप वेबर का देखोगे ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल, तो अभी भी उसको एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ऑफ कोर्स जो रियल ब्यूरोक्रेसी है वो वैसी नहीं होती है, वो तो आइडियल टाइप थी, लेकिन उससे कंपेयर किया जाता है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की अभी भी महत्ता है। अभी भी हम वर्कर के साइकोलॉजी, उसके सोशल सेटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की न्यू टेलरिज्म करके जो है अभी काफी ज्यादा यूज होती है। Then third question है, briefly trace the evolution of public administration and highlight its significance in contemporary time. अब यदि ये थर्ड क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये दो क्वेश्चन का मिला हुआ है, explain evolution of public administration and what is its significance.
इन दोनों को यहाँ पे जस्ट जोड़ दिया गया है और ये क्वेश्चन बना दिया गया है। तो आपको दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप उसको थोड़ा कम कर देना इवोल्यूशन पोर्शन को। वो जो जितने हैं ना, फर्स्ट जो है एक्सप्लोरेटरी फेज है, डाइकोटमी फेज भी बोलते हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फेज आता है, फिर एरा ऑफ चैलेंज आता है, फिर उसका आइडेंटिटी क्राइसिस फेज आता है, और फिर जो है सेल्फ स्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसी फोकस या कंटेम्प्रेरी जो है फेज आ जाता है। तो उसमें आप जोड़ देना सिग्निफिकेंस को, कि कैसे ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड वर्ल्ड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा एक तरह से बढ़ता ही जा रहा है, सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग आते हैं मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जिसको आप प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला एरा प्लस कुछ जो है फ्रेडरिक्स की भी थ्योरी आ जाती है। मतलब इसमें जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हो, चार क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। तो 2025 में है क्रिटिकली एग्जामिन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो बनाया है, इतना पॉपुलर वीडियो है, इतने लोगों ने देखा है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दो तीन बार एग्जाम के पहले देख लो, आज भी आपका काम हो जाएगा। इसमें क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने एक क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना की थी। ये समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने इन्वायरमेंट से बिल्कुल कटा हुआ है, जिसको कि मशीन की तरह चलाया जा सकता है, अब इसको नकार दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने लेबर को बिल्कुल मशीन जैसा ट्रीट किया, कॉग इन द व्हील। मतलब उसकी कोई जो है भावना नहीं है, कोई वैल्यूज या अपनी बिहेवियरल चेंज नहीं है। तो ऐसे इसको रैबल हाइपोथेसिस बोलते हैं। जैसे समुद्र किनारे जो छोटे छोटे पेबल रैबल्स होते हैं, सब एक जैसे हैं, वो उस तरह का वैसा होता नहीं है। ये इसकी क्रिटिसाइज आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फोकस था, बहुत ज्यादा सोशल साइकोलॉजिकल फोकस नहीं था इसमें, जो कि बिहेवियरल अप्रोच ने करेक्ट किया। एक्सप्लेन मैक्स वेबर्स आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, इस पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया डियर स्टूडेंट, उसको देख लो दो तीन बार, आज भी देख सकते हो, आप अच्छे से लिख सकते हो। एक बात ध्यान देना, ये आइडियल टाइप है। वेबर ने खुद कहा था कि ये जमीन पे ऐसी ब्यूरोक्रेसी नहीं मिलती जो इम्पर्सनल है, मेरिट बेस्ड है, स्पेशलाइज्ड है, डिवीजन ऑफ लेबर है, रूल बेस्ड है, कैरियर ओरिएंटेशन है। ये इस तरह की जो है रैशनल लीगल अथॉरिटी है, ये जमीन पे जो है बहुत वेरिएबिलिटी मिलती है, जो बाद में फ्रेडरिक्स ने तो पूरा ही उसको इकोलॉजिकल अप्रोच में बदल दिया। लेकिन फिर भी वो आइडियल टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है जिसे आप कंपेयर रियल को कर सकते हो। Then explain rational decision making theory of Herbert Simon. Herbert Simon वही जिन्होंने मैंने कहा, जिन्होंने चैलेंज किया, जो कि शिकागो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स चार्ल्स मेरियम से प्रभावित थे, जो कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म को अपनाते हैं। मतलब जो जैसा है वैसा साइंटिफिक अप्रोच। और उन्होंने रैशनल चॉइस थ्योरी दिया, ये कहते हुए कि तीन स्टेजेस में आप जो है रैशनली, तर्क, लॉजिक, साइंटिफिक वे में डिसीजन ले सकते हो। फर्स्ट स्टेज है प्रॉब्लम को पहचानो, जिसको उन्होंने इंटेलिजेंस कहा। सेकंड स्टेज है अल्टरनेटिव को जो है पहचानो, पहले खोजो, फिर उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, जिसको उन्होंने डिजाइन फेज कहा। और थर्ड फेज है जो चॉइस है, उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको चुन लो। इस तरह की जो रैशनल कंप्रिहेंसिव रैशनलिटी कहीं होती नहीं है। बाद में उनको खुद ये आभास हुआ, उन्होंने कहा कि नो, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में कोई इतना ज्यादा इलाबोरेट जो है ना तो इंटेलिजेंस, डिजाइन और चॉइस स्टेप को नहीं अपना सकता, क्योंकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होता है जिसकी रैशनलिटी बाउंडेड होती है। बाउंडेड रैशनलिटी का मतलब हमारी जो तर्क, हमारी जो इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम मशीन नहीं है, हम सुपर कंप्यूटर नहीं है। और इसके चलते जो है, जो हम गुड एनफ डिसीजन ले पाते हैं, हम बेस्ट डिसीजन नहीं ले पाते, हमारे पास समय की कमी होती है, लिमिटेड टाइम में हमको एक डिसीजन लेना होता है, हम जो है ऑप्टिमाइजर नहीं होते हैं, सेटिस्फाइजर होते हैं। ये सारी बातें आप जो है इसमें लिख सकते हो, मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई हुई है, अगेन मैं कहूंगा देख लो। एनालाइज इकोलॉजिकल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रोपाउंडेड बाय फ्रेडरिक्स, इस पे भी पूरी वीडियो बनाई। यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैं रुक के कहना चाहूंगा कि आप लकी हो, क्योंकि इस पे पूरी गाइड बनी हुई है सेकेंड सेमेस्टर की एनईपी की, जो मैं थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए नहीं कर पाया, वो सेकंड सेमेस्टर के मैंने कर दिया था एक धुन में। आप उसको, उसका फायदा लो। मुझे बताया गया है कि अभी इंस्टा मोजो पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं लास्ट स्लाइड में बताऊंगा कि आपको कैसे प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, आप पा सकते हो गाइड्स को। यदि आज रात भर में भी गाइड को पढ़ लो तो कल आप अच्छे से इस पेपर को दे सकते हो। देन ये इस पे मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि इस पे पूरी वीडियो बनाया, केवल इतना कि इन्होंने वेबर का जो क्लोज्ड, या वेबर या टेलर का जो क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन था, मैकेनिस्टिक अप्रोच था, इसको ये कहा कि ये जो लार्जर इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी है, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरेक्ट करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट लेता है, और उससे सेंसिटिविटी होती है, फीडबैक लेता है। और ये ओपन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने
इकोलॉजी से प्रभावित होता है। जैसा समाज वैसा ही जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यही एक लाइन में समझो। यदि समाज बेईमान है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेईमान हो जाएगा। समाज आलसी है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आलसी हो जाएगा। यदि समाज रूल और रेगुलेशन की परवाह नहीं करता है, हर समय ब्रेक करता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी रूल रेगुलेशन की परवाह नहीं करेगा। यू शो मी द फेस, आई शो यू द रूल, ये वाली प्रिंसिपल हो जाएगी। यही नट सेल में फ्रेडरिक्स कहते हैं। इसके बेसिस पे डेवलपिंग कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को आप बिल्कुल एनालाइज कर सकते हो आईने की तरह। पहले समाज को देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसा ही दिखेगा जैसा समाज, जो मैंने अभी बताया। तो ये आपको लिखनी है उस वीडियो के बेसिस पे, गाइड के बेसिस पे। हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट जो कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जिससे आता है, एल्टन मायो लेकर के आते हैं। ये 19 लेट 1920 से अर्ली 1930s तक होता है। ये हॉथरन प्लांट था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का, शिकागो के पास में, जो एटीएनटी की एक ब्रांच थी। एटीएनटी वहां की टेलीफोन की बहुत बड़ी कंपनी होती थी, आज भी है। वहां पे जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको बहुत फेमसली याद होगा, जो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, लाइट को घटाते बढ़ाते थे, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, रिले एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू उन्होंने लेने वाला भी एक्सपेरिमेंट किया था। और इससे ये पता लगा, सबसे इंटरेस्टिंग हॉथरन एक्सपेरिमेंट में ये आप लिख भी सकते हो, उसको हॉथरन इफेक्ट कहते हैं, कि जब वर्कर को पता चलता है कि उनको कोई वॉच कर रहा है, उनको कोई देख रहा है, तो उनका बिहेवियर जो है बदल जाता है। तभी इसका यूज जो है सीसीटीवी कैमरा से किया जाता है। कहीं भी लिखा रहेगा आप सीसीटीवी कैमरा के जद में, तो आप देखोगे आप कॉशस हो जाओगे, आप गलत ढंग से बिहेव नहीं करोगे। और सो हाउथरिन एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल लिख सकते हो, इल्टन मायो का, उसी से निकलता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अब 2024 में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि सब क्वेश्चन घिसा पीटा और रिपीटेड है। लाइक क्रिटिकली एग्जामिन द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एज propounded बाय टेलर। ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैंने एक्सप्लेन किया, गाइड एंड वीडियो से भी देख लो। एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ हर्बर्ट साइमन विद स्पेशल रेफरेंस टू बाउंडेड रेशनलिटी, मैंने बिल्कुल किया। और ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो यहाँ है, एकदम सेम। Then third question देखो, discuss Frederick's ecological model, how it helps to the study of public administration in developing society। बहुत ज्यादा, क्योंकि डेवलपिंग सोसाइटी एक ट्रांजिशनल सोसाइटी, उनके अनुसार प्रिज्मेटिक सोसाइटी, जो रूल रेगुलेशन बना तो लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती है वेस्टर्न मॉडल पे, लेकिन समाज जो है हजारों सालों से जो प्रथा, ट्रेडिशन, परंपरा है, उसके अनुसार चलती है। जो डाइकोटमी है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिखता है। रूल्स मैनुअल्स ये पड़े रहते हैं अलमीरा में, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो समाज के रूल और रेगुलेशन और नॉर्म, जो कि कस्टम बन चुके हैं, उसके अनुसार से बिहेव करते हैं। तो ये क्वेश्चन अगेन सेम है। थर्ड क्वेश्चन नोट में है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया, जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो है, टेलर, वेबर, गुलिक, उर्विक, फाइवल एंड ऑल। उस पे हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट तो यहाँ रिपीटेड है, आप देख सकते हो। तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब ये जो 2025 का क्वेश्चन है, 24 सब लगभग एक है। 2023 देखो क्या डिफरेंट है। एक्सप्लेन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी विद स्पेशल रेफरेंस टू हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट। अभी मैंने आपको हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट पूरा बताया, केवल इसमें आपको ऐड करना है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो एल्टन मायो लेकर के आए। और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि इनका पर्पस कोई नया थ्योरी निकालना नहीं था। ये जो हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट था, आप लिख भी सकते हो, वो इसलिए किया गया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रिंसिपल को टेस्ट करना था, कि क्या वो सही मायने में बैठता है यदि हम एक एक्सपेरिमेंट करें तो। लेकिन उन्होंने एक नई थ्योरी ही निकल के आ गई। एक बड़ी अजीब बात है। और ये अजीब इसलिए भी नहीं है कि दुनिया में जितने महान महान एक्सपेरिमेंट हुए और नई खोज हुई है, वो ना गलती से हुई है। जैसे कि जो ग्राहम बेल है, वो बेसिकली जो टेलीग्राफ है, मोर्स कोड, खट 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 खट, उसके इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और गलती से टेलीफोन का आविष्कार हो गया। ऐसे ही थॉमस अल्वा एडिसन ने कई जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो गलती से हुए हैं। इनफैक्ट ह्यूमन ब्रेन जो है बहुत सोच के बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता है। अनायास ही जो है एक्सपेरिमेंट में कोई जो एक गलत राह हम पकड़ लेते हैं, उससे हमें अजीब सी सफलता मिल जाती है। तो वैसा ही जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के साथ हुआ। इसको तो बिल्कुल, इस पे गाइड भी है, वीडियो भी है। डिस्कस मैक्स वेबर्स लीगल रैशनल अप्रोच टू ब्यूरोक्रेसी। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये देखने में लगता है कि लीगल रैशनल अप्रोच टू ब्यूरोक्रेसी, मैं हमेशा कहता हूँ ये घुमा हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब यही है कि ये क्वेश्चन कि एक्सप्लेन मैक्स वेबर्स आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, दोनों सेम है, कुछ नहीं, लीगल रैशनल कुछ भूल जाओ। क्योंकि लीगल रैशनल ऑथोरिटी के बेसिस पे ही ब्यूरोक्रेसी है। इनफैक्ट वेबर कहते हैं कि पुराने जमाने में जो ब्यूरोक्रेसी होती थी या एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसका लीडरशिप जो है या तो करिस्मेटिक होता था, तो मतलब लीडर सबसे सुंदर है, सबसे लंबा है, सबसे गोरा है, सबसे अच्छा है, तो उसको लोग करिश्मा के रूप में अपने लीडर मानते थे, वही एडमिनिस्ट्रेशन करता था। या वो ट्रेडिशनल होता था, राजा का बेटा है राजा और जज का बेटा है जज, एंड लाइक दैट। मतलब लेकिन अभी जो है
एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें जो ऑथोरिटी है वो करिस्मेटिक है, ट्रेडिशनल उसका लेजिटिमेसी नहीं है, बल्कि उसकी लेजिटिमेसी है कि वो मेरिट के बेस पे है, लीगल है, कानून के अनुसार है और रैशनल है, चूंकि उसमें क्षमता है, एक्सपर्टाइज है, इसलिए वो आपका लीडर है। तो लीगल रैशनल ऑथोरिटी मॉडर्निटी को दर्शाती है। वेबर का कहना है कोई भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होगा लाइक ब्यूरोक्रेसी, तो उसकी ऑथोरिटी लीगल रैशनलिटी पे ही बेस्ड होगी। तो ये तो गिवन है कि लीगल रैशनलिटी इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इसलिए इसको कहना ही गलत है कि उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करो। ब्यूरोक्रेसी कोई भी एक्सप्लेन करेगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल विल बी लीगल रैशनल ऑथोरिटी, इसके बाद आएगी इम्पर्सनलिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सपर्टाइज, कैरियर ओरिएंटेशन, मेरिटोक्रेसी एंड ऑल। Critically examine the fused prismatic diffracted model given by Fredericks. Explain its relevance for the understanding developing society. अब ये आपको लगता होगा कि अगेन उन्होंने कुछ कुछ लिखा, ये घुमा हुआ। नो, ये स्ट्रेट क्वेश्चन ये है जो यहाँ लिखा गया है। एनालाइज इकोलॉजिकल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रोपाउंडेड बाय रिक्स, एंड कैसे ये डेवलपिंग सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखा गया है ना, हाउ इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग सोसाइटी। इन दोनों को मिला के यहाँ इन्होंने एक लैंग्वेज केवल ट्रिक किया है, क्योंकि यदि आप फ्रेड रिक्स का दोगे इकोलॉजिकल अप्रोच, तो उसमें फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रेक्टेड मॉडल तो आपको एक्सप्लेन करना ही करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, केवल यही है कि फ्रेडरिक्स की इकोलॉजिकल अप्रोच को एक्सप्लेन करो और वो कैसे डेवलपिंग सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है बताओ। यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा कि उन्होंने डेवलपिंग सोसाइटी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए ही ये मॉडल लाया, इसको समझो। क्योंकि उनका कहना था कि जो फ्यूज्ड सोसाइटी है, जो आर्केक है, जो ट्राइबल सोसाइटी है, जो अभी भी हिस्टोरिकल समय में जी रही है, कोई अमेजन का ट्राइब है, कोई जरेवा ट्राइब है, जो कि अभी भी एक ही ट्राइबल चीफ है, वही जो है वो जज भी है, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर भी है, वही जो है आर्मी का भी हेड है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है। और जो डेवलप्ड सोसाइटी है जहाँ पे कि सभी स्ट्रक्चर एक एक फंक्शन करते हैं और काफी मॉडर्न हो गई है, उसकी भी बात अभी हम नहीं करते। वो कहते हैं सबसे इंटरेस्टिंग है डेवलपिंग सोसाइटी जहाँ पे कि सोसाइटी ट्रांजिशन में है। एक तरफ जो है वो रूल रेगुलेशन एकदम मॉडर्न बन गए हैं, दूसरी तरफ उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सामाजिक प्रथा और ट्रेडिशन और कस्टम के बेसिस पे होती है। उसको वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहते हैं और उसकी अध्ययन वो करते हैं। तो तो इस तरह से आप देखोगे तो ये क्वेश्चन है घुमा हुआ, लेकिन आपको सीधा कर देना है कि फ्रेडरिक्स के इकोलॉजिकल अप्रोच को एक्सप्लेन करो और उसकी इंपॉर्टेंस बताओ इन अंडरस्टैंडिंग डेवलपिंग कंट्री के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। अब कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में आप आके देख सकते हो कि क्वेश्चन कम हो जाते हैं। इसमें जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड न्यू पब्लिक सर्विसेज जो डैन हार्ट ने दिया था उसको पढ़ना है, इसमें गुड गवर्नेंस को पढ़ना है, नेटवर्क गवर्नेंस एंड डिजिटल गवर्नेंस। यहाँ 2025 में देखो, डिफाइन गवर्नेंस, एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस। डियर स्टूडेंट, मैंने एक वीडियो बनाया था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन आप लोग अभी नहीं देख रहे हो। उसका नाम था डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। और एलएसी में इस पे काफी फोकस किया गया था कि गवर्नेंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, और मुझे बहुत मजा आया था और मैंने इसको महसूस किया। दोनों में एक लाइन का फर्क देखो तो गवर्नमेंट जो है वो एक लीगल आर्म है स्टेट का। स्टेट को जो चलाते हैं, स्टेट का तीन आर्म है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिल करके गवर्नमेंट कर सकते हो, तो सम पार्ट ऑफ जुडिशरी भी गवर्नमेंट ही है। ये गवर्नमेंट है जो विजिबल आर्म ऑफ स्टेट है, जो शासन करती है, जो शासन व्यवस्था बनाए रखती है, जो डेवलपमेंटल की स्कीम लाती है, इंप्लीमेंट करती है। पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है। लेकिन गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नेंस है कि क्या स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग है कंट्री के लिए, कौन डिसीजन लेता है, कैसे डिसीजन लेता है और कैसे वो इंप्लीमेंट होती है। क्या वो डिसीजन सामूहिक लिया जाता है, क्या उसमें पीपल का से होता है, क्या सिविल सोसाइटी का से होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ती हैं, या कोई एक व्यक्ति कुछ या कुछ लोग मिलके ओलिगार्ची जैसा डिक्टेटरशिप जैसा डिसीजन ले लेते हैं और थोप दिया जाता है। कोलेबरेटिव है कि नहीं, इसको हम कोलेबोरेशन कहते हैं। पार्टिसिपेटिव है कि नहीं, सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के एक्टिविटी में, अपने को गवर्न करने में, कि कोई उनको गवर्न कर रहा होता है, तो उसको गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस जो एक डिफाइन किया गया 1992 में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें कहा गया। यहाँ पे एक बात और समझो कि ये जो डिफाइन जब किया गया ना, तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे ऊपर उंगली दिखा रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस में, सब कुछ गवर्नमेंट करती है, उसमें भी कुछ लोग करते हैं, ये जो कि बहुत गलत है।
उनका कहना था कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड में गवर्नमेंट जो है पीपल के साथ मिलके, सिविल सोसाइटी के साथ मिलके डिसीजन लेती है, इम्प्लीमेंट करती है। काफी रोल उसमें जो है कम्युनिटी का होता है, पीपल का होता है, सिविल सोसाइटी का होता है। लेकिन अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है राजा महाराजाओं जैसे चल रही है, इसलिए वहां पे गवर्नमेंट 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 है, गवर्नेंस नहीं है। और पीपल जो है वो वही वाले धुन में है कि कोई नृप हो ही हमें का हानि। वोट देने के टाइम में देखेंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे, दे देंगे, उसके बाद जो राज करे, हमें तो अपना रोजी रोटी कमाना है, हमारी कौन सुनता है। उसको तोड़ने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें उंगली दिखाया। ये इस बात को ध्यान दो कि आप गवर्नमेंट से ज्यादा फोकस गवर्नेंस पे करो। इसीलिए 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने एक नारा लगाया, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका ये नारा वेस्टर्न वर्ल्ड ने दिया था। इसका मतलब ये होता था कि गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको काट छांट किया जाएगा, पीपल जो है उससे राय लेकर के, सलाह लेके डिसीजन मेकिंग की जाएगी, और पीपल के ही थ्रू उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, कम्युनिटी के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। कम्युनिटी सोशल ऑडिट करके देखे भी कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचो कि ये कितना सफल हुआ। क्या आज मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है, या उसका उल्टा है? इस बात को सोचना। अब यहाँ पे तो डिफाइन गवर्नेंस, ये तो आपको मैंने अपने वीडियो में डिफाइन कर दिया है, गाइड में भी कर दिया है। वही कि कैसे डिसीजन लिए जाते हैं एक कंट्री में, जो उसके रिसोर्सेज हैं उसको कैसे आर्गुमेंट किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यही सब डिसीजन लिया जाता है मेनली कंट्री के भलाई के लिए। और जो है इसमें रोल किसका किसका है, ये कोलैबोरेटिव है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये सब गवर्नेंस के अंदर आता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स गवर्नेंस का ज्यादा जो जिम्मा होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है, लेकिन उसी के ऊपर 100% नहीं होना चाहिए। पीपल एंड लार्जर सोसाइटी भी इन्वॉल्व होना चाहिए। उसी से निकला गुड गवर्नेंस। ये कहा गया कि यदि गवर्नेंस होता है तो अच्छा गवर्नेंस क्या है, जो कोलेबरेटिव है, जो ट्रांसपेरेंट है, ओपन है, जो कि इफिशियंट है, रिस्पॉन्सिव है, पीपल को सुनता है, उसी के अनुसार एक्ट करता है। इस तरह की 7-8 जो है उसमें करेक्टरिस्टिक, जो नेटवर्क है एंड ऑल काइंड ऑफ जो है उसमें अच्छी बातें, 8 करेक्टरिस्टिक है। देख लेना गुड गवर्नेंस का, 4-5 तो मैंने बता दिया। तो ये यहाँ पे बताना, और ये भी कि ये भी क्रिटिकली भी कहना है कि ये सब बातें किताबों में ही रह गई, अभी भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ही गवर्नेंस करती है, और उसमें उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, उतनी ज्यादा कोलेबरेटिवनेस है भी नहीं। कई लोग इसको जो शिकायत करते हैं। नोट में आया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम एनपीए, ये सब तो इतना ज्यादा खिस चुका है, और इस पे पूरी वीडियो है, मैं इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक लाइन में कहूंगा कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो जब न्यू लिबरल पूरी ग्लोबलाइजेशन हो रही थी ना 80s 90s में, तो उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने को चेंज करने की कोशिश थी, बाजार के साथ अलाइन करने का। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो मैनेजमेंट स्टाइल है उससे पब्लिक सेक्टर को चलाया जाए, और बाजार को आगे लाया जाए, स्टेट को पीछे लिया जाए। एक फेमस स्लोगन आया एनपीएम का कि गवर्नमेंट शुड स्टीयर नॉट रो। मतलब खुद जहाज यदि है, यदि स्टेट रूपी जहाज है, तो खुद जो है चप्पू मत चलाओ, मत चलाओ। आप यहाँ बैठ करके बस स्टीयर करो, ये चप्पू चलाने का काम तो प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दो, डोंट रो। तो यही न्यू पब्लिक मैनेजमेंट था। लेकिन ये ना 10-20 साल में इन लोगों को समझ में आ गया कैसे होता नहीं है। सरकार जो है कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहाँ कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। कस्टमर हमारे जो है कोई ऐसे नहीं है कि हम उनको ट्रीट करें कि जो अमीर कस्टमर है उनको बेहतर, गरीब कस्टमर को कम। इसमें पब्लिक स्पिरिटेडनेस है, वेलफेयरिज्म है, कई ऐसे चीजें हैं, पब्लिक वैल्यू है जो कि जिसको आप आंक नहीं सकते, वो सब्जेक्टिव है। और इसके चलते इसको एक तरह से त्याग दिया गया है आज के जमाने में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को। न्यू पब्लिक सर्विस 2001 2003 सब में आती है। डैन हार्ट एंड डैन हार्ट दोनों पति पत्नी मिलकर करते हैं। ये बहुत ज्यादा पब्लिक स्पिरिटेडनेस, जो वैल्यू है, इम्पैथी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जो है सेवा के लिए है, जो सर्वेंट कहते हैं वो है। तो यदि आप सर्वेंट हो तो पीपल को कैसे सर्व करोगे? तो ये इन्होंने कहा कि नो, ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ऐसा बना देती है कि आपको स्टीयर करना है। नो, आपको सर्व करना है, नॉट स्टीयर, सर्व करना है, सेवा करना है। आपको पब्लिक के ऊपर नहीं दिखना है, आपको उनके बीच में रह के काम करना है। काफी चीजें उन्होंने एक बहुत ही रेडिकल वे में कहा, जो कि बहुत ज्यादा चला नहीं, लेकिन आप इसको पूरी वीडियो देख सकते हो एनपीएस पे। 2024 में है इलॉबरेट द मेन फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अभी मैंने बताया, कुछ फीचर बताया, उसके जो मेन फीचर देखोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन था, कंप्यूटराइज गवर्नमेंट था, नेटवर्क गवर्नमेंट था, देन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एकदम ऑब्जेक्टिव वे में होना कि कौन क्या करेगा, उसके बेसिस पे इंसेंटिव देना। ये सारी चीजें इसमें जो थी।
लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट था कि प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट स्टाइल से पब्लिक सेक्टर को चलाना, बाजार को आगे ले जाना और स्टेट को थोड़ा पीछे रखना, उसको स्टीयर करना, वो नहीं करना। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम न्यू पब्लिक सर्विस? अभी जो मैंने कहा आपको समझ में आ गया होगा कितना ज्यादा डिफरेंट है। एक जो है बहुत ज्यादा साइंटिफिक, लॉजिकल, पॉजिटिविज्म, इंपेरिसिज्म पे चलता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, बाजार आगे, स्टेट पीछे। और दूसरा जो है काफी ज्यादा सब्जेक्टिव, वैल्यू, इथिक्स, मोरलिटी एंड सर्विस की भावना चलता है। पब्लिक स्पिरिटेडनेस उसमें ज्यादा है, वेलफेयरिज्म ज्यादा है। और वो एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वहां ले जाता है जो कौटिल्य कहते हैं, योग क्षेमा। व्हाट इज गुड गवर्नेंस? अभी मैंने कहा पहले तो गवर्नेंस क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, और फिर गुड गवर्नेंस क्या है, जो ट्रांसपेरेंट है, कोलैबोरेटिव है, इफिशिएंट है, रिस्पॉन्सिव है, ओपन है, लाइक दैट। आउटलाइन द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर गुड गवर्नेंस इन रिसेंट टाइम। काफी चीजें की गई हैं। एक तो जैसे डिजिटल गवर्नेंस भी गुड गवर्नेंस का पार्ट है, क्योंकि ये ओपन बना देता है, ट्रांसपेरेंट बना देता है। जैसे आरटीआई लाई गई तो उससे गुड गवर्नेंस को काफी हेल्प मिला, डेफिनेटली काफी हेल्प मिला। जब आधार लाई गई तो गुड गवर्नेंस को हेल्प मिला। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उससे भी गुड गवर्नेंस, क्योंकि सीधा पैसा गया तो ओपन ट्रांसफर वे में बहुत क्विक इफिशिएंट भी हो गया। लेकिन उसका अलग रूप से आया, फ्रीबीज में उसका यूज किया गया, जो कि शायद सही नहीं है कंट्री के लिए। लेकिन डीबीटी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अच्छी चीज है, तो उसको अच्छे से लागू किया जाए। इसके अलावा माई गॉव प्लेटफॉर्म लागू किया गया, पासपोर्ट सेवा एंड मेनी अदर। आप देखोगे लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया गया, पट्टा दिया गया, स्वामित्व स्कीम एंड मेनी अदर। तो हर जगह जो गुड गवर्नेंस लाने की काफी कोशिश की गई। पब्लिक को उसमें इन्वॉल्व उतना तो नहीं किया गया, लेकिन पब्लिक भी काफी चीजों से अवेयर हुई। तो आप ये सब जो मैंने एग्जांपल दिया लिख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल गवर्नेंस? इस पे मैंने पूरा जो है ई गवर्नेंस बनाया है। ई गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस एक ही है, जहां पे कि टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आप गवर्नमेंट को एक तो चेंज भी करते हो, जैसे पासपोर्ट सेवा, एक पूरा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हो। और दूसरा, आप डिजिटली जो है सर्विस डिलीवरी भी करते हो। सर्टिफिकेट देना है, डिजी लॉकर के थ्रू है, डिजी यात्रा है, और उसके थ्रू आप पब्लिक को जो है डिजिटल मीडिया के थ्रू सर्विस देते हो। डिजिटल मीडिया के थ्रू पब्लिक का सुनते भी हो, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सलाह है, लाइक माई गॉव प्लेटफॉर्म है, उससे सुनते भी हो। इसके अलावा पब्लिक को आप डिजिटली एम्पावर भी करते हो, मतलब सबको जो है ब्रॉडबैंड मुहैया कराना भी। देन यूपीआई जो प्लेटफॉर्म आया है डिजिटल पेमेंट का भी, इस तरीके से आप पब्लिक को एम्पावर भी करते हो। ऑनलाइन बैंकिंग है एंड ऑल। सो दैट इज डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस का एक और पार्ट है कि डिजिटली गवर्नमेंट जो है नेटवर्क हो जाते हैं। अभी आप देखोगे एक स्कॉलरशिप है, उसमें बैंक से लेके और 3-4 मिनिस्ट्री और स्कूल सभी जो है उसमें जुड़ जाते हैं, एनसीईआरटी एंड ऑल। और स्कॉलरशिप जो है सीमलेस दिया जाता है। कई जैसे कि आप ट्रैफिक आप देखोगे, आप रोड पे चल रहे हो, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कैमरा लगा हुआ है, स्पीड को आप क्रॉस करते हो, कैमरा कैप्चर करता है, हाई स्पीड एचएसआर जो प्लेट होती है वो रीड करता है, और आपको चालान लगती है, और वो बैंक में जाता है, आपके बैंक से कट भी जाता है। ये सब जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है, इंडिया में भी लाने की कोशिश हो रही थी। ऑल आर डिजिटल गवर्नेंस। एक और यहाँ बता देता हूँ, पीएम गति शक्ति जो है वो डिजिटल गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें पूरे इंडिया के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, एयरपोर्ट, वाटरवेज, पोर्ट, सबको जो है डिजिटलाइज करके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे करके, और उसको इंडिया के मैप पे जो है सुपर इम्पोज किया गया। एक ही समय आपको दिखेगा कि यहाँ से रोड गुजरे, यहाँ से रेल, और उससे प्लानिंग हो सकती है। ये डिजिटल गवर्नेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये सब फ्लैगशिप इनिशिएटिव आप यहाँ लिख सकते हो, और इस पे मैंने आंसर भी दिया है। ई गवर्नेंस मॉडल वाली जो ई गवर्नेंस की जो वीडियो उसको देख लो। 2023 में है राइट एंड एसे ऑन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये मैंने पूरा फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया अभी, विथ रेफरेंस टू मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। आपको पता है कि सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो है वो लेकर के आती है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस लेकर के आती है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस लेके आती है नेटवर्क गवर्नमेंट या गवर्नेंस, या डिजिटल गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस। सेकंड क्वेश्चन है, इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फोकस इज मोर ऑन नेटवर्क गवर्नेंस देन ऑन गवर्नमेंट। तो देखो यहाँ पे गवर्नेंस वर्ड यूज किया, गवर्नमेंट नहीं यूज किया। नेटवर्क गवर्नेंस जो है वो थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस था, जहां की गवर्नमेंट को साइलोज में नहीं काम करना है। अभी जो पीएम गति शक्ति अप्रोच मैंने बताया वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, जहां की
हर मिनिस्ट्री एक जगह बैठ के कंसल्ट करके प्लानिंग करती है। रेलवे जब अपनी रेल लाइन बनाती है तो वो यही देखती है कि उसके बगल से कोई रोड तो नहीं गुजर रहा है, कोई वाटरवेज तो नहीं गुजर रहा है, कितनी दूर पे एयरपोर्ट है। उसके बाद वो सोच के कि कितना हम पैसेंजर ले जाएंगे, कितना हम कार्गो या सामान ले जाएंगे, और कितना रोड ले जाएगी, कितना वाटर ले जाएगी, कितना एयरपोर्ट ले जा सकता है, इसके बेसिस पे प्लानिंग होती है। इस तरह की जो है उसको नेटवर्क गवर्नेंस कहते हैं, जहां पे कि सभी स्टेक होल्डर आपस में जुड़ के कंसल्ट करके जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। दैट इज कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। और नेटवर्किंग में डिजिटल का बहुत बड़ा रोल है। डिजिटली कनेक्ट होते हैं, जैसे पीएम गति शक्ति डिजिटली कनेक्ट कर रही है। लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से जब बातें भी करते हैं तो वो कनेक्ट होते हैं, या कंप्यूटर से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़ा रहता है, जैसे स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया। तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो, इसमें मैंने पूरा फुल आंसर भी दिया है, गाइड में देख सकते हो। फाइनली देखो, जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने एक वीडियो बनाया था जो बहुत फेमस हुआ, जेंडर पर्सपेक्टिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें कई सारी बातें ऐसी लिखी गई। यहाँ पे देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये दुनिया मर्दों की दुनिया है। मैं हमेशा कहता हूँ ये मर्दों ने बनाया है। ये तो फेमिनिस्ट कहती है, मैं भी कहता हूँ। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट मर्दों के लिए द्वारा बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट, मर्दों की भलाई के लिए। ये जितने भी जो पॉलिटिक्स हैं, राइट्स हैं, जस्टिस है, सब मर्दों के पर्सपेक्टिव से। औरतें सब पे क्वेश्चन करती हैं। मैरी वोल्स्ट्रीम आप कहते हैं कि आप राइट्स की बात करें तो अधिकार, फैमिली में कोई अधिकार नहीं है। बाहर आपका अधिकार है, इसलिए टू डायमेंशनल आपका जो है अधिकार है। पब्लिक में आप मांगते हो अधिकार अपने लिए, लेकिन अपने औरतों को अधिकार नहीं देते। सुजान मिलर ओकिन कहती हैं जस्टिस क्या है। जस्टिस आप पब्लिक में जस्टिस मांगते हो, फैमिली में कोई जस्टिस नहीं है, जेंडर जस्टिस नहीं है। तो उस बेसिस पे यदि आप समझोगे, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई जस्टिस नहीं है, वुमेन कहीं नहीं है। सिंथिया इन लोग पूछती है वेयर आर द वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशन। आन जे टिकनर कहती हैं कि मॉर्गनथाउस ने जो रियलिज्म का प्रिंसिपल दिया वो बिल्कुल मेल पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। काफी ज्यादा मस्कुलिन काइंड ऑफ जो मेल पर्सपेक्टिव होता है उसको उभारा गया है। तो हर जगह देखोगे ना तो जो फेमिनिस्ट है उन्होंने क्वेश्चन किया है कि वुमेन या जेंडर पर्सपेक्टिव जो है वो नहीं इंक्लूड किया जाता है हमारे पूरे जो हमारा डोमेन है ह्यूमन एक्टिविटी का, खास करके पब्लिक डोमेन में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही उभारा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या मर्दों के द्वारा बनाया गया है चाणक्य के टाइम से, और क्या वो बहुत ज्यादा मस्कुलिन है, उसमें वुमेन की जो है कोई रोल नहीं है। एक तो वुमेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हो नहीं सकती हैं। फिर आप उनको जो है ग्लास वॉल में फिट करते हो, मतलब एक लिमिट से ऊपर आप उनको बढ़ने नहीं दोगे, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बनाओगे, उनको नीचे रख दोगे, आप एचआर का हेड बना के छोड़ दोगे। इसको ग्लास वॉल, ग्लास सीलिंग कहते हैं। मतलब आप एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़ने दोगे। ग्लास वॉल भी हॉरिजेंटल भी हो सकती है। आप बोलोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप ह्यूमन रिसोर्स देखो, फाइनेंस थोड़ा देख लो, पब्लिक रिलेशन देख लो, लेकिन जो मेन जो मैनेजेरियल है, प्रोडक्शन है, जो डिसीजन मेकिंग है, उस टाइप का जो हार्ड जॉब होता है वो छोड़ दो मेल के लिए। ये हॉरिजेंटल जो है ग्लास वॉल भी आप क्रिएट करते हो। तो यही सब बातें हैं कि पब्लिक, या आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रोग्राम लाते हो, कोई भी, तो उसमें वो जेंडर सेंसिटिविटी है कि नहीं, औरतों के लिए क्या है उस प्रोग्राम में, औरतें कैसे भाग ले सकती हैं, क्योंकि मर्द ही मिलके उस प्रोग्राम को बनाते हैं, मर्द ही जनरल इंप्लीमेंट करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में औरतों को आने नहीं देते हैं। तो वैसे में औरतों का पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव या जेंडर सेंसिटिविटी कैसे रहेगा? दीज आर द क्वेश्चन इन जेंडर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 2025 में क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर पार्टिसिपेशन एंड जेंडर सेंसिटिविटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। वही मैं कह रहा था, पहले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में औरतें आए, ये बहुत अच्छी बात है कि अभी आईएएस में, सिविल सर्विसेज में औरतें बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा। ये बहुत खुशी की बात है। जब वो आएंगी तो उनके पर्सपेक्टिव से जो है बनेंगी, क्योंकि औरतों का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होता है। एम्पैथी होती है, सब्जेक्टिवनेस होती है, रिलेटेडनेस होती है, केयर होती है। उससे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अछूता रह गया है, वो काफी ज्यादा वेबेरियन हो गया है, शुष्क हो गया है, जो पब्लिक से कटा हुआ है। बिल्कुल बहुत ही इफिशियंट होने की कोशिश करता है, न्यूट्रल होने की कोशिश करता है, तो बहुत ही ज्यादा सख्त, कठोर और एकदम इनडिफरेंट नजर आता है। यदि उसमें एम्पैथी आ जाए, थोड़ा इमोशन आ जाए, थोड़ी सेंसिटिविटी आ जाए, रिस्पॉन्सिवनेस आ जाए, तो पीपल को अच्छा लगेगा, थोड़ा केयर आ जाए। तो ये है कि जेंडर पार्टिसिपेशन पहले तो आए, और फिर यदि कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम, मिशन बने तो उसमें जेंडर जो है उसको कैसे इन्वॉल्व करें, जेंडर को कैसे जस्टिस दे। कोई भी प्रोग्राम लाए तो उसमें औरतों के लिए क्या है इसको सोचना, जिसको जेंडर बजटिंग के फॉर्म में भी आजकल लाया जाता है फाइनेंस में, कि औरतों के लिए क्या किया जा रहा है। तो यही इसमें लिखना है। इसमें पूरा मैंने गाइड में भी लिखा है, वीडियो में भी लिखा है।
जेंडर एंड गवर्नेंस। अब आप देखो, गवर्नेंस मैंने बताया ना कि ये डिसीजन मेकिंग स्टाइल है, कौन डिसीजन लेते हैं, कैसे लेते हैं, और क्या उसका प्रोसेस होता है, वो कितना कोलेबरेटिव है, ट्रांसपेरेंट है, कितना गवर्नमेंट के अलावा नॉन गवर्नमेंट पीपुल एंड ऑल एसोसिएट होते हैं, उसमें जेंडर का है। क्या ये जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है वो केवल मस्कुलिन है, केवल मेल के अनुसार लिया जाता है, मेल के पर्सपेक्टिव से, मेल के वैल्यू से, कि उसमें जो वुमेन की वैल्यूज है, उनकी पर्सपेक्टिव है, वो भी गवर्नेंस में कहीं है या नहीं है, वुमेन का पार्टिसिपेशन है कि नहीं है। हम कहते हैं पीपुल का पार्टिसिपेशन हो, पीपुल का मतलब क्या मेल होता है? जब हम कम्युनिटी हॉल में जाते हैं तो क्या केवल मेल वहां पे हाथ उठाते हैं? हम कह तो देंगे डिलीब्रेशन हो गया, वुमेन कहाँ है, क्या घर में छोड़ के आते हैं? दिस ऑल आर जेंडर एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस जो है जेंडर, यदि उसमें लाया जाए तो गवर्नेंस बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, एम्पैथेटिक होगा, और काफी ज्यादा केयर ओरिएंटेड होगा, रिलेटेडनेस होगा, जो औरतों के पर्सपेक्टिव है वो भी उसमें समावेश होगा, तो बेटर होगा। 2024 में वुमेन्स एम्पावरमेंट इज कम्प्लीमेंटेड एंड सप्लीमेंटेड बाय जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसीज। ये घुमा हुआ क्वेश्चन है, कम्प्लीमेंटेड सप्लीमेंटेड कहने का मतलब है कि यदि जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसीज हो, ऐसी पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लाई जाए जिसमें जेंडर का पर्सपेक्टिव हो, पार्टिसिपेशन हो, उनकी जो इश्यूज हैं उसको टेक केयर किया जाए, तो वो जो है वुमेन को एम्पावर करेगा। ये सीधा, इसको कहते हैं सीधा करना। तो सीधा कर दो, सीधा, कि जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसी लाने से वुमेन एम्पावर होंगी, उनको फील होगा कि यस, वो डिसीजन मेकिंग पावर में, पहले तो वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है गवर्नेंस में, दूसरा जो है उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनके पर्सपेक्टिव से सुनी जाती है, और उनको भी जो है लाभ होता है, मतलब उस पॉलिसी से। दैट इज कॉल्ड जेंडर एम्पावरमेंट, उनको एम्पावरमेंट का फील होता है। डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लो, वो एक जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसी है कि हम जो है लेजिस्लेचर में अधिक से अधिक वुमेन को लाएंगे। यदि मान लो 50% आ जाए या 33%, तो कितनी ज्यादा इंपावर होंगे, कितना जो है एक्ट बनने में जो है उनका रोल होगा। ऐसे ही यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यदि आप ये कर दो कि भाई कुछ पोस्ट जो है वो औरतें ही मैन करेंगी, और हर तरह के पोस्ट में ऐसा कर सकते हैं आप, बहुत ज्यादा अभी पब्लिक, तो वो भी एक तरह से इंपावर करते हैं। कई कई पॉलिसी आप ला सकते हैं, जैसे एमजी नरेगा में पॉलिसी लाएगी, आप देखो कि जो जो मान लो जो जॉब मिलेगा उसमें औरतों को जॉब मिलना मस्ट है, मान लो। यदि आप जैसे आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हो तो महिलाओं को किया जा रहा है, मतलब महिलाओं के खातों में दिया जा रहा है। कई जितने भी तरह के जो कंडीशनल कैश ट्रांसफर इंडिया में होते हैं बेनिफिट, वो जो सबसे इल्डरली वुमेन होती है उसके खाते में आती है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, जहां पे कि औरतों को आप इंपावर कर देते हो थ्रू पॉलिसी, तो ये सब एग्जाम्पल है जहां पे कि उस टाइप की पॉलिसी आप बना करके औरतों के पावर कर सकते हो। अगेन ये जेंडर एंड गवर्नमेंट, जेंडर एंड गवर्नमेंट देखो कैसे रिपीट किया थी, क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। आपको यदि लैंग्वेज अलग भी लगे ना, तब भी आप समझो रिपीटेड ही है, आप उसको सीधा जैसे ही करोगे आपको रिपीट नजर आएगी। और आपको सीधा करके ही लिखना है, ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूँ, टेढ़े क्वेश्चन को सीधा लिखो। 2023 में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी। क्यों? क्योंकि यदि आप औरतों के पर्सपेक्टिव को लेते हो पब्लिक पॉलिसी बनाने में, उसको इंप्लीमेंट करने में, सेंसिटिविटी में, तो जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन उसकी बात आपने सुनी, तो वैसे इंक्लूसिव हो गई। दूसरी बात क्यों इंक्लूसिव होती है? क्योंकि औरतें खुद मार्जिनलाइज हैं, वो खुद सब्जेक्टेड है, उनको दबाया बचाया गया है। तो वो दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में वो बेटर जो है वो सेंसिटिविटी के साथ जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करती हैं। तो केवल वो अपने को इंक्लूड नहीं करती, यदि आप जेंडर सेंसिटिविटी लाते हो या फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव लाते हो, तो ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी मैंने जो बताया वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, और इसलिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूसिव हो सकती है। आपको ये लिख, ये केवल नहीं है केवल औरतें इंक्लूड हो जाती है और बाकी सब जो है पीछे छूट जाते हैं, नहीं, सभी दबे कुचले, क्योंकि औरतों का पर्सपेक्टिव ही जो है केयर होता है, इंपैथी होती है, इसके चलते। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मुझे बताया गया, थैंक्स जिन्होंने मुझे बताया कि सर कल ही मतलब 28 मई को ही एग्जाम है सर, तो आप जल्दी से पीपीए पे जो है एक 3 ईयर बना दीजिए। तो मैंने कोशिश किया है आज मॉर्निंग आवर में, आई होप कि आज दिन भर आप देखोगे। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि सेकेंड सेमेस्टर का पीपीए गाइड आप यहाँ से खरीदोगे। मुझे बताया गया है यहाँ से, मतलब इंस्टा मोजो से, ये इंस्टा मोजो एक थर्ड पार्टी है जिसपे कि मैंने गाइड डाला था, सेकेंड सेमेस्टर पीपीए की भी गाइड है। लेकिन मुझे बताया गया है कि कई स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है खरीदने में। यदि ऐसा है तो मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं। आप मुझे मेल करो इस पे, ये ईमेल आईडी पे paulsciencehelp@gmail.com,
और आप बताओ कि आपको ये सेकंड सेमेस्टर गाइड नहीं मिल रहा है, मैं आपको आगे रास्ता बताऊंगा कैसे आपको गाइड मिलेगी। मैं मेल से आपको गाइड भेज सकता हूँ, आपको मैं बताऊंगा। आप मेल करो, जितनी ज्यादा मेल करोगे मैं दिन भर आज रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ, यदि आपको ये गाइड चाहिए तो। बाकी इस तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हो, मिल सकते हो, पूछ सकते हो। paulsciencehelp.in वेबसाइट है जिसपे कि आपको फ्री पीडीएफ मिलती है, कई सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। और ईमेल तो आपने देख लिया, paulsciencehelp@gmail.com। टेलीग्राम चैनल भी @paulsciencehelp है, आराम से आप उस पर जा सकते हो। इस चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये भी वीडियो वहां पे आपको मिलेगा। ट्विटर @paulsciencehelp है आपकी। मेरी आशा है कि आप वहां पे जाके भी कमेंट करोगे, वहां भी ये वीडियो सब शेयर किए जाते हैं। चलो मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ। आपके दोनों जो बाकी एग्जाम है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स, उस पे भी मैं कोशिश करूंगा 3 इयर्स इस तरह के पास्ट पेपर लाने की। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।